बनाए, ये आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप रिसर्च पेपर्स अपने कैसे बनाएंगे और उनको पब्लिश कैसे कराएंगे। ठीक है, कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपना पेपर जो है पब्लिकेशंस के लिए डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आई ब्रीफली गो थ्रू लिटिल बिट ऑफ पॉइंट्स व्हिच यू शुड कंसिडर। उसके बाद इट विल बी गुड इफ यू, आप लोगों में से बहुत लोग ट्राई कर रहे होंगे रिसर्च पेपर को लिखने का और उसको पब्लिश कराने का, तो आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप वो चीज़ें डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है ये सेशन ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो आई विल ब्रीफली गो थ्रू अ प्रेजेंटेशन जहाँ पे आपको मैं ये बता दूंगी कि किस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू अ प्रेजेंटेशन। Are you able to see the presentation? Is my screen visible? Visible, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Now let's go through it. सबसे पहले आई विल हैंडल द राइटिंग पोर्शन, कि राइटिंग क्यों हम करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू राइट अ रिसर्च पेपर, फॉर एवरी रिसर्च वी डू हमें क्या ज़रूरत है कि हम रिसर्च पेपर को लिखें, एंड क्या कहते हैं, उसके बाद हम कुछ टिप्स लेंगे कि किस तरीके का यूजुअली जो जर्नल्स हैं फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो जब हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं ताकि हम एक अपनी रिसर्च को रिकॉर्ड कर सकें, रिकॉर्डेड फॉर्म में ला सकें, ताकि वो रिसर्च जो है जब और लोग पढ़ें तो उसमें फर्दर स्टडी की गुंजाइश हो। उसके बाद जो हमारे आइडियाज होते हैं या हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको रिकॉग्निशन मिल सके। ठीक है, फिर तीसरी चीज ये है कि जो हमारे एरिया ऑफ रिसर्च है हमारा, वो दूसरों का अटेंशन ग्रैब कर सके कि भाई ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि हमें और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, दिस एरिया नीड्स अ फोकस ऑफ अटेंशन। फिर चौथा जो है कि जो हमारे जब भी हम कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उसको जो है काफ़ी लोग पढ़ते हैं, तो जो हमारे रिजल्ट्स और आइडियाज़ होते हैं उसमें एक्सपर्ट जो फीडबैक है वो मिलने की भी गुंजाइश रहती है। उसके बाद हमारी जो रिसर्च है वो बिकॉज इट गेट्स रिकॉर्डेड एंड इट गेट्स लेजिटिमाइज्ड। उसके बाद सबसे पहले जब हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, देखिए आप जो डिसर्टेशन या थीसिस लिखते हैं दैट इज, या फिर आप कोई प्रपोजल बनाते हैं जैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, that is a very different kind of writing, and when you write a research paper it is entirely different kind of writing. So when you decide a title for your research paper, so it should have the content of the title should act as a signpost, वो एक signpost की तरह act करना चाहिए जो कि आपको ये बताए कि आप अव्वल तो किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वो फील्ड आइडेंटिफाई होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड इंडिकेट अ स्टोरी विच यू आर गोइंग टू टेल। देखिए आप जो स्टोरी का मतलब मेरा ये है कहानी से नहीं है, इट इज द कंटेंट विच यू आर गोइंग टू टेल इन द रिसर्च पेपर, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके टाइटल से। ठीक है, उसके बाद जब आप कोई टाइटल दें तो उससे जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए कि भाई अगर आपने लिखा है एन एनालिसिस ऑफ समथिंग, तो जो पढ़ रहा है उस टाइटल को उसके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि अच्छा इसका एनालिसिस के क्या रिजल्ट्स निकले, व्हाट विल बी द रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, सो द टाइटल शुड इनेबल द रीडर टू रेज सम या टू हैव सम क्वेश्चंस इन द माइंड। और कई बार कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बहुत नॉवल मेथोडोलॉजी या कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कई बार हम अपने जो रिसर्च मेथड है उसको
और जो हमने सपोज हमने कोई ऐसी पॉपुलेशन ली है विच इज वेरी न्यू इन द रिसर्च एरिया, तो हम उस पॉपुलेशन को भी डिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली जो टाइटल्स होते हैं बहुत ही क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और वो आपको एक अपने आप में जो है आपके रिसर्च के बारे में, आपके जो आप कंटेंट रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में दे टेल यू अ लॉट। उसके बाद यूजुअली जो साइंटिफिक राइटिंग होती है उसमें जो एक पैटर्न, एक फॉर्मेट फॉलो होता है, वो होता है। इमराड मीन I means introduction, M means methodology, R means results, and D means discussion. But कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं, जैसे एक नेचर जर्नल है, बहुत बड़ा साइंस का जर्नल है, और कुछ यूएसए के जो जर्नल्स हैं, ये जो जर्नल्स हैं कई बार इन जर्नल्स में वेरिएशंस भी होता है, दे डोंट फॉलो दिस पैटर्न। तो वो फॉलो करते हैं एडैम का मेथड या एमराडसी का मेथड, ये मेथड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। सो देयर कैन बी वेरिएशंस, बट यूजुअली जो मोस्टली जो फॉर्मेट यूज होता है साइंटिफिक राइटिंग में वो एमराड का होता है, जहाँ पे हम पहले एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, एंड देन डिस्कशन। वी डू द डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट्स। नाउ दिस इज अ वेरी आर ग्लास देखा है आपने? आर ग्लास जैसा पैटर्न होता है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो काफी हमारा इलेबोरेट होता है, जहाँ पे हम चीजों को 3 चरण में इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी, एंड देन द डिस्कशन इज वेरी इलेबोरेट। ठीक है, मेथोडोलॉजी और रिजल्ट्स हमारे बहुत टू द पॉइंट होते हैं, बट वी फोकस मोर ऑन इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारा, स्टार्टिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी कंसाइज, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। कंसाइज मतलब बिल्कुल आप उसको छोटे फॉर्म में देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स विद दैट। वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, टू द पॉइंट। उसमें यूजुअली जो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की लिमिट दी जाती है जर्नल्स में, वो 250 से 350 शब्द या 400 शब्द, मतलब मैक्सिमम which I have come through is 500 words, and 500 words भी usually literary जो writings होती हैं उनमें होते हैं, but usually scientific writings में it's around 250 words और 350 words। abstract जो है इससे ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, उसमें पूरा एसेंस, आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट का एसेंस है वो आ जाता है, और आप एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा जो मेन कीवर्ड्स हैं जिनसे आप अपने रिसर्च पेपर को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं उनको देते हैं। तो दीज आर यूजुअली 3 to 5 वर्ड्स, 3 से 5 शब्द जो कीवर्ड्स होते हैं आपके पूरे रिसर्च पेपर के, उनको आप कोट करते हैं। Suppose you have made a research paper on gender, attitude, and something, gender, attitude, and suppose you want to take some social, so you want to take socio-economic status। तो इसमें जो 3 जो आपके keywords हो जाएंगे, वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा gender, दूसरा आपका socio-economic status, और तीसरा आपका एटीट्यूड्स। सो बेसिकली जो आप कीवर्ड्स चुनते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम कीवर्ड्स किन्हें चुने। कीवर्ड्स आपके वो होते हैं जो आपके प्रोमिनेंट यूजुअली वेरिएबल्स होते हैं आपकी रिसर्च में, और वो वर्ड्स जो कि आपके रिसर्च को जो है, जिनसे आपकी रिसर्च को आइडेंटिफाई किया जा सके। यूजुअली ये जो कीवर्ड्स होते हैं, आजकल वेब जो है रेफरेंसिंग का भी टाइम है, तो यूजुअली ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इनसे गूगल में आपके जो रिसर्च है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जब आप वो कीवर्ड डालेंगे गूगल में सर्च इंजन में, तो उन कीवर्ड से आपकी रिसर्च को कई बार आइडेंटिफाई करके वो रिजल्ट आउटपुट हो जाता है। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट द कीवर्ड्स। इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के 3 लेवल्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लिखते हैं। सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट पैराग्राफ देते हैं या जो इनिशियल स्टार्टिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली जब इंट्रोडक्शन लोग लिखते हैं तो दे थिंक दैट इंट्रोडक्शन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, whenever you are going to write something in attractive writing,
अटेंशन ग्रैबिंग राइटिंग, आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इंट्रोडक्शन से जो रीडर है, सपोज कोई रीडर ऐसा है जिसको आपकी फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, तो जो उसका इंटरेस्ट है वो आपके इंट्रोडक्शन से बनना शुरू होगा कि आपने जो लिखा है या आपका जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक ऐसे इंसान को क्या इंटरेस्ट आएगा जिसको कुछ नहीं पता है। सो इंट्रोडक्शन सर्व्स दैट, उसका जो काम होता है वो होता है कि जो रीडर है, even if he is not related to your field, you are able to attract the reader's attention to the thing you are writing. So यूजुअली जब हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम उसको ब्रॉड फोकस एरिया से शुरू करते हैं बनाना, और वो इस तरह से हम उसको पैटर्न करते हैं, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं कि वो हमारे रीडर को अट्रैक्ट करे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, जो हम नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं, तो हम नेक्स्ट जो लिखते हैं वो होता है कि हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। हम जो प्रीवियस वर्क हुए हैं उनको हम लॉजिकली कनेक्ट करते हैं, जो आज हमारी जो रेलेवेंट प्रॉब्लम है जिसको लेके हम ये पूरा काम कर रहे हैं, उससे हम अपने जो प्रीवियस वर्क है उसको कनेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, एंड इट इज डन वेरी लॉजिकली, बहुत लॉजिकली आप उसको कनेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आप फाइनली, आपका जो फाइनल स्टेप होता है आगे जब आप प्रोसीड करते हैं, तो आप नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर प्रॉब्लम, टेकन प्रॉब्लम, रेलेवेंट एरिया जो भी आप जिसको डील कर रहे हैं, उसमें एम और पर्पस आपकी स्टडी का क्या है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह या रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो आपके, उनको आप प्रेजेंट करते हो कि भाई ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से, या ये बेसिकली एरियाज थे, या ये प्रॉब्लम्स थी, ये लूप होल्स थे जिनकी वजह से आपने जो है ये रिसर्च करने का सोचा, और उसके बाद फिर आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनको फॉरवर्ड करते हो कि भाई इन रिसर्च क्वेश्चंस को हम आंसर करने के लिए हमने ये स्टडी की। नेक्स्ट मेथड्स, देखिए इसमें मैं ये टर्म मेथड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म मेथोडोलॉजी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म मेथड एंड मेथोडोलॉजी। देखिए मेथड्स जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या क्या ऐसे तरीके थे जिनको लगाकर आपने जो है अपनी रिसर्च जो है वो की। इसमें आपकी मेथोडोलॉजी भी आ जाती है, आपके टूल्स भी आ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कवर्ड इन मेथड्स। आपने कोई नॉवल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, या आपने सपोज आप सोशल साइंसेस के हैं, आपने कोई मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया, तो एवरीथिंग व्हिच यू हैव done to achieve your is discussed over here, is discussed in the methods। ठीक है, तो मेथड्स जो होते हैं वो आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को बताते हैं कि आपकी रिसर्च कितनी क्रेडिबल है, और शोज कि आपने जो रिजल्ट ऑब्टेन किए। मेरे ख्याल से somebody has opened the mic, I would request to please put your mic off because it is disturbing me। So जो आपके रिजल्ट्स हैं वो कैसे ऑब्टेन हुए, ठीक है। सो आपके जो रिजल्ट्स हैं उन तक पहुंचने की एक व्हीकल होती है, जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है, टूल्स होते हैं, आपकी सैम्पलिंग होती है। ये सिर्फ एक व्हीकल होती है जो आपको एक क्रेडिबल रिजल्ट की तरफ ले जाती है। फिर जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है रिसर्च पेपर का वो डिपेंडेंट होता है रिजल्ट्स पे, कि आपके रिजल्ट्स क्या ऑब्टेन हुए आपकी रिसर्च में। सो whatever writing you are doing is basically focused upon and is governed by your results। ठीक है, तो everything which you are writing should be related to the results which you have obtained। जब हम डिस्कशन करते हैं, देखिए डिस्कशन जो है it always deals with the bigger issue। When I'm talking about the bigger issue, it means I'm talking about the lenses which you are going to use while discussing your results। देखिए अभी मैं ये लेंस शब्द जो है इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि there are suppose you are one person who is doing a particular research in a particular site,
एक पर्टिकुलर साइट पे, एक पर्टिकुलर फील्ड में आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक रिसर्च कर रहे हैं, एंड देयर इज वन मोर पर्सन हु इज डूइंग अ रिसर्च इन द पर्टिकुलर फील्ड. सो अगर ये सेकेंड पर्सन भी उसी कम्युनिटी पे उन्हीं वेरिएबल्स के साथ रिसर्च कर रहा है, बट स्टिल द रिसर्च ऑफ बोथ द पीपल कैन बी डिफरेंट, because it is the discussion which is going to make both the researches different. जो डिस्कशन आप करें, क्योंकि हो सकता है आप जो डिस्कशन करेंगे अपनी रिसर्च का, वो हो सकता है आप जेंडर्ड लेंस के थ्रू करें, मतलब आप फेमिनिस्टिक एक्सप्लेनेशंस के थ्रू करें, और जो अगला इंसान है हो सकता है वो सोशल सेटअप, सोशल लेंस के थ्रू उसको डिस्कस, जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उनको डिस्कस करना चाहे. तो रिजल्ट जो डिस्कशन होता है किसी भी रिसर्च पेपर में, इट इज अ वेरी वेरी इलैबोरेट टॉपिक, बहुत ही इलैबोरेट जो हमारा पार्ट होता है रिसर्च पेपर का वो होता है. दूसरा, इट डील्स विद बिगर इश्यूज, मतलब कौन से लेंस से आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कौन से चीज को मद्देनजर रखते हुए, फोकल पॉइंट बनाते हुए आप अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहते हैं. दूसरा, आप जो पूरा टॉपिक है, पूरे रिजल्ट्स जो आए हैं उनकी एक बिगर पिक्चर जो है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू डिस्कशन. देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि काफी ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनमें कंक्लूजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल. जो कंक्लूजन, हम अगर बाय चांस कंक्लूजन इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, तो कंक्लूजन में यूजुअली हम अपनी मेन फाइंडिंग्स को कोट करते हैं. ठीक है, कि हमारी मेन फाइंडिंग्स जनरल हम क्या अपने रिजल्ट से कंक्लूड कर सकते हैं, हमारी ये जो स्टडी थी इसकी लिमिटेशंस क्या थी, और जो फर्दर स्टडीज इसके आगे हो सकती हैं, ये स्टडी किस तरीके से एक मील का पत्थर बन रही है आगे जो स्टडीज हो रही हैं उनके लिए. सो हाउ दिस रिसर्च विल लीड टू द फर्दर स्टडीज, कि ये जो रिसर्च है आपने जिसमें रिसर्च पेपर लिखा है वो किस तरीके से आगे फर्दर स्टडीज को जो है वो करेगी, प्रमोट करेगी, किस तरीके से लीड करेगी आगे की स्टडीज को. ठीक है. सो कंक्लूजन, इट बेसिकली यू समराइज योर होल रिसर्च पेपर थ्रू कंक्लूजन. अब क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जब आप लिखते हैं कोई भी चीज तो उसमें फॉलो करनी है, मस्ट फॉलो है ये, कि आपको क्या देखना है. एक तो आपका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए. इन द सेंस यू शुड टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज, योर सेंटेंस फॉर्मेशन. तो जो लैंग्वेज सेंटेंस फॉर्मेशन ये है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. You should avoid plagiarism. You should take care that you avoid plagiarism. And how are you going to do this? By doing appropriate and very perfect referencing wherever required. फिर आप आजकल बहुत सारे एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स हो रहे हैं, जो कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स तो ऐसे हैं जो आपको गूगल में आप सर्च करके भी मिल जाएंगे, बहुत सारे पेड हैं, इंस्टीट्यूशंस में मिल जाते हैं, लाइब्रेरीज में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट को जो है वो यू कैन रन थ्रू द एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर एंड यू कैन सी कि कहाँ पे आ रहा है, एंड यू कैन चेक इट आउट एंड करेक्ट द जो भी फ्रेजेस हैं या जो भी पैराज वो दिखा रहा है कि दे मे बी कॉपीड, तो उनको आप करेक्ट कर सकते हैं. एंड मोस्ट अबव ऑल द रेफरेंसिंग शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट. रेफरेंसिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपने बाय चांस कोई भी स्टैंडर्ड पैराग्राफ कहीं से या कोई भी कंटेंट आपने कहीं से उठाया है तो आप उसको उसकी रेफरेंसिंग कर दीजिए. ठीक है. सो रेफरेंसिंग जो होता है, देखिए आप अगर जो है किसी की कोई चीज लेते हैं और उसको जो है बताते नहीं है तो वो चोरी हो जाती है, पर अगर आप उसका बता देते हैं कि जी हमने आपसे ली है तो वो मांगना हो जाता है, बोरोइंग हो जाती है. नो लॉन्गर इट इज अ प्लेजरिज्म, इट कम्स अंडर प्लेजरिज्म. सो यू शुड डू रेफरेंसिंग वेरी वेल, यू शुड लाइक टेक केयर ऑफ रेफरेंसिंग. फिर पब्लिशिंग वाले फैक्टर पे जब हम आते हैं तो पब्लिशिंग में हमें क्या क्या देखना चाहिए.
पब्लिशिंग में हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले जो है कि आपका जो टॉपिक है, आप जिस भी एरिया से, जिस भी फील्ड से डील कर रहे हैं, तो वो आपका जो है उससे ही रिलेटेड जर्नल होना चाहिए। तो सो व्हाट यू डू व्हेन यू सर्च अ जर्नल, एप्रोप्रिएट जर्नल, यू शुड सी कि आपका जो एरिया है वो जर्नल केटर कर रहा है उस एरिया को कि नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी जर्नल की साइट में जाते हैं तो अबाउट जर्नल में उसके उस जर्नल के फोकस एरियाज लिखे हुए होते हैं कि वो जर्नल किन किन फोकस एरियाज से डील कर रहा है। तो उसमें यदि आपका एरिया है तो आप उसमें अपना जो रिसर्च पेपर है वो डाल सकते हैं। यूजुअली एक और तरीका होता है जहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्टडी है वो इस जर्नल के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो वो ये होता है कि हम आर्काइव्स में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि पिछले सालों में जो रिसर्चेस ये जो जर्नल पब्लिश कर रहा है वो किस प्रकार की हैं, किन एरियाज को डील कर रही हैं। सो दिस इज वन मोर मेथड जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जर्नल का जो इंक्लिनेशन है वो किस टाइप की रिसर्चेस के लिए है। सो by doing this you can find an appropriate journal for your research article। देखिए अगर आप अपना appropriateness of the journal नहीं देखते हैं, अगर आप ये नहीं देखते हैं, आप किसी भी जर्नल में, सपोज आपने कहा कि जी मैंने तो साइकोलॉजी पे लिखा है तो मैं साइकोलॉजी के किसी भी जर्नल में ये भेज देता हूँ, तो it the probability of the rejection of the research paper increases, कि आपका पेपर रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे साइकोलॉजी के जर्नल्स में भी कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो वो जर्नल केटर नहीं करता है। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो जनरल साइकोलॉजी की सारी फील्ड्स को केटर कर लेते हैं, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक जर्नल्स होते हैं कि या तो हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल के आर्टिकल्स छापेंगे या हम सिर्फ क्लिनिकल के आर्टिकल्स छापेंगे या क्लिनिकल में भी हम सिर्फ डिप्रेशन के आर्टिकल्स छापेंगे। बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं जो कि टॉपिक स्पेसिफिक जर्नल्स हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले कि क्या जो रिसर्च पेपर आपने लिखा है ये जर्नल उस एरिया को केटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए जो जर्नल को जो रीडर का जो मास है जो उस जर्नल को पढ़ रहा है वो उसके फोकस एरिया से है, उसका जो रीडर ग्रुप है वो उसके रिसर्च एरियाज जो स्कोप है उसका उससे है। तो वो वही आर्टिकल्स छापता है जो उसके फोकस एरियाज से मैच करते हैं, क्योंकि उसकी रीडरशिप ही उन फोकस एरियाज पे है। ठीक है। सो आपको फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, यू जस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर्स एंड इफ पॉसिबल अगर आपने अपना जर्नल छांट लिया है तो इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर्स करके एक उनका एक वो होता है, एरिया होता है जहाँ पे वो बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं कि उनको किस तरीके की मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए, कैसी मैन्यूस्क्रिप्ट दे आर इनवाइटिंग, किस तरीके से वो लिखी होनी चाहिए। ऑथर जो मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मुलेट करें तो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, और किस तरीके का फॉन्ट साइज चाहिए उनको, कितने। तो यूजुअली माय सजेशन इज कि आप जो जिस भी जर्नल में अपना डाल रहे हैं पेपर, एक बार उसके जो इंस्ट्रक्शन टू ऑथर्स है उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए अपने पास। और प्रिंट निकाल के जब आप उसको रख लेंगे देन यू गो थ्रू एंड अंडरलाइन व्हाट आर द मेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर व्हाइल राइटिंग for the journal. So when you do that, it becomes very easy for you to do the final when you are doing the final checklist, you are checking the final checklist whether you have done all the things. It becomes easy for you to tally whether you have made your research paper which is highly relevant to the journal or not. ठीक है। referencing style should be according to the journal's demand। जो जर्नल डिमांड कर रहा है, जो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको क्या आता है, मुद्दा ये है कि जर्नल क्या डिमांड कर रहा है कि कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल साइकोलॉजी में यूजुअली एपीए स्टाइल यूज होता है, बट आज की तारीख में बहुत सारे साइकोलॉजी के भी ऐसे जर्नल हैं जो शिकागो मैनुअल स्टाइल जो है उसको अपनाते हैं कि शिकागो मैनुअल स्टाइल में आप जो है हमें अपना रेफरेंसिंग करके दीजिए। बहुत ज्यादा हेल्थ साइंसेस के ऐसे जर्नल्स हैं जो कि different style करते हैं। There are so many styles of referencing like Vancouver style, Howard style। ठीक है। इंग्लिश जो लिटरेचर वाले हैं उनका MLA स्टाइल चलता है। So what kind of style the journal
is asking you to do referencing in should be very precise. And अगर आपको ये नहीं पता है कि इस ये रेफरेंसिंग स्टाइल कैसे होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द जर्नल जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जो वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, तो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रेफरेंसिंग स्टाइल कि किस तरीके से आपको जो है चैप्टर्स इन अ बुक कोट करने हैं, बुक्स कैसे कोट करनी है, आपको रिसर्च पेपर्स कैसे कोट, और अगर आप वेब रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो वेब रेफरेंसिंग को आप किस तरह से करेंगे। तो यूजुअली एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट स्टाइल गाइड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आप ये जरूर चेक कर लें कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पब्लिकेशन, कि फ्रीक्वेंसी पब्लिकेशन की क्या है, उनका प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग का क्या है। यूजुअली जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उनका मतलब ये ब्लाइंड रिव्यूड होते हैं या डबल ब्लाइंड रिव्यूड होते हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि रिव्यू का मतलब होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो जो है एडिटर ऐसे रिव्यूअर्स के पास भेजेगा जो कि ये चेक करेंगे वेदर योर आर्टिकल इज correct or is your article is not holding major flaws। अगर कुछ ऐसा लगता है उनको तो वो हमेशा आपके लिए जो है क्वेरीज डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, जिनको आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको उसका जवाब देना होता है, ठीक है। सो आपकी मेथोडोलॉजी जो है वो आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के साथ ठीक जा रही है, हाउ यू हैव अचीव्ड योर रिजल्ट्स विद, अच्छा ये तो वो देखते ही देखते हैं। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो सी कि वो जो रिसर्च आर्टिकल है वो उस जर्नल के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कि आपने जो भी रिसर्च आर्टिकल को प्रपोज किया है कि उस जर्नल में छपे तो वो उस जर्नल के लिए, उसकी रीडरशिप के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये भी जो है रिव्यूइंग के दौरान देखा जाता है। दूसरी चीज है, जब किसी जर्नल में लिखा होता है कि ये ब्लाइंड रिव्यूड है, तो इसका मतलब ये है कि ऑथर को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि उसका रिव्यूअर कौन था, ठीक है। कुछ जर्नल्स में लिखा होता है ये डबल ब्लाइंड रिव्यूड है, इसका मतलब ये होता है, डबल ब्लाइंड का मतलब ये होता है neither the author knows nor the reviewer knows who's the reviewer is, or reviewer does not know who's the author is। So दोनों को ये नहीं पता होता, the reviewer is just send the manuscript and he has to check the viability of that manuscript for the journal, and the author does not know who's the reviewer is। So ये सारी चीजें जो हैं आपको देखनी पड़ती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड दिस इज बेसिकली ये जो मैंने वो लगाया है, दिस इज अ राइटिंग साइकिल, जहाँ पे आप इट्स अ साइकिल जहाँ पे आप सोचते हैं, लिखते हैं, एडिट करते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर सोचते हैं, एंड देन यू राइट। सो कीप राइटिंग। नाउ आई एम स्टॉपिंग माय शेयरिंग एंड आई वुड लाइक So now I would like all of you to ask questions जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। कि अगर आप लोगों को कोई खास क्वेश्चंस हैं रिसर्च राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग या उसके पब्लिकेशन को लेके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? मैम जो ब्लाइंड जर्नल है तो उसमें हम जो ब्लाइंड जर्नल की बात कर रहे हैं हम, नहीं, मैं ब्लाइंड रिव्यूड की जर्नल्स की बात कर रही हूँ। ब्लाइंड जैसे जर्नल्स होते हैं जिनमें लिखा होता है ब्लाइंड जर्नल्स। ओके मैम, तो उसका हम तो रेफरेंस अगर हम उस जर्नल से पढ़ रहे हैं तो उसका तो हम रेफरेंस नहीं दे सकते हैं ना? नहीं, रेफरेंसिंग क्या होती है बेसिकली? आप मुझे ये संदीप आप मुझे बताएंगे आप किस फील्ड से हैं? आपका? मैम साइकोलॉजी से हूँ। अच्छा, साइकोलॉजी से हैं आप। देखिए, रेफरेंसिंग इज टोटली डिफरेंट इशू, ठीक है। रेफरेंसिंग होता है जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो आप कुछ किताबों से कुछ चीजें उठाते हैं, कुछ आप जर्नल आर्टिकल से कुछ उठाते हैं, ऐसा करते हैं ना? यस मैम। तो वहां पे आपने जिससे जो चीज उठाई है, जब आप उसका नाम और ईयर दे देते हैं और कहाँ से लिया है उसका पूरा ब्यौरा दे देते हैं, उसको रेफरेंसिंग कहते हैं। यस मैम। ठीक है। जब हम ब्लाइंड रिव्यूड की बात करते हैं तो देखिए, जब आप किसी जर्नल में कोई मैन्युस्क्रिप्ट डालते हैं ना,
कोई भी यस मैम। आर्टिकल भेजते हैं कि मेरा इस जर्नल में छप जाए, ठीक है, जी मैम। तो जी। अब वो जर्नल उसकी कैसे प्रोसेसिंग करने वाला है, यस रिव्यूइंग मैम। इज दैट, वो जर्नल की बात होती है कि वो जर्नल उसको, जैसे कुछ जो जर्नल्स हैं ब्लाइंड रिव्यूज कराते हैं इन द सेंस कि आपको कभी नहीं पता चलेगा कि रिव्यूअर कौन था, ओके मैम। मैम किस, मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जी, उस जर्नल से अगर पढ़ते हैं तो उस हाँ, जर्नल से पढ़ के मैं अपने रिव्यू में या अपने पेपर में जो रेफरेंस देने होते हैं हाँ, उसमें तो हम रेफरेंस नहीं दे सकते शायद उस लाइन ऐसा कुछ नहीं, से। मतलब अगर आपने जो है उसी जर्नल के आर्टिकल्स को कोट किया है, यस मैम। हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, ओके मैम। थैंक हाँ, यू। दे सकते हैं आप, रेफरेंसिंग तो आप करेंगे ही, रेफरेंसिंग तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर उसी जर्नल के अगर आपने आर्टिकल्स उठाए हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में, तो उसमें ऐसी कोई वो नहीं है, जर्नल तो खुश हो जाएगा कि आपने उसी से उठाया है कुछ। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मैडम, ये जो है ना, जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, आई एम जी, इम्प्रेस। और हेलो, डॉक्टर जगपाल सिंह, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हेलो, हेलो, आई थिंक देयर इज सम connectivity issue, I suppose. I'm not able to hear Dr. Jagpal Singh. Hello, मॉर्निंग मैम। hello. यस मैम। I'm not able to hear the question Dr. Jagpal Singh is asking. पार्टिसिपेंट यू कैन ऑल्सो राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, वहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। मैम कमेंट में क्वेश्चन आया है तो वो थोड़ा हटके है, बट आप चेक कर लीजिए। Acha, there is, I should go to the comments box, okay? Uh, okay. Actually, this is not related to the topic at all. कोश्यारी जी उन्होंने पूछा है, ललिता कोश्यारी जी ने पूछा है। देखिए, देखिए ये बेसिकली जब आप करते हैं, अपना कोई भी टूल क्रिएट करते हैं आप, तो आप उस टूल को किसी एक पॉपुलेशन पे लगाते हैं। Look, Lalita, this is not relevant to the topic, but I am still giving you an overview. आपको इसकी डिटेल जाननी है तो जो आपको ये बताएंगे उनसे जानिएगा, ठीक है? So I'm just telling you the overview of it. तो जब भी आप कोई टूल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है? उसको, उस टूल को आप एक खास पॉपुलेशन पे लगाते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सपोज आपने 500 की पॉपुलेशन में वो टूल लगा दिया, ठीक है? हेलो। सो आपने जब वो टूल एक खास पॉपुलेशन में निकाल दिया, नाउ यू व्हाट यू डू, यू चेक, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू आप वैलिडिटी असेस करते हैं और रिलायबिलिटी असेस करते हैं। देयर आर सो मेनी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट्स एंड वैलिडिटी कोफिशिएंट फॉर्मूलाज व्हिच आर अवेलेबल। सो जब उसकी जो वैल्यू आती है उससे हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी या वैलिडिटी हाई है कि लो है, ठीक है? ललिता, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। हेलो मैडम। हाँ यस, जी। डॉक्टर जसपाल। हाँ मैडम, वो पता नहीं कैसे अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, हाँ, हाँ बताइए। मैडम, ये आपने जो बताया ना, तो ये क्या सारे के सारे जो आपने बताए इसमें एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल वगैरह, जी जी जी। इंट्रोडक्शन, क्या मैडम इनको हिंदी में थोड़ा सा हो सके, खाली शब्दों का अर्थ? शब्दों का अर्थ, देखिए ऐसा है कि यूजुअली जब हम, आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? मैं मैडम संगीत का हूँ, इसीलिए थोड़ा हिंदी की डिमांड की। अच्छा, संगीत से हैं। नहीं भाई, अंग्रेजी जो है म्यूजिक भी होता है, संगीत तो संगीत होता है ना? हाँ हाँ मैडम, ऐसा है। भारतवासी भारतीय शास्त्रीय संगीत का ही है हमारा तो, उत्तर अच्छा, हिंदुस्तानी। अच्छा, क्या जी। कहते हैं कि देखिए ऐसा होता है कि जब हम परिचय देते हैं, परिचय हाँ, इज इंट्रोडक्शन, ठीक हाँ है? जी। यूजुअली जब हम बात करते हैं जर्नल्स की, तो यूजुअली आपके जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, बेसिकली इंग्लिश का क्या होता है मैं आपको पहले ये बताती हूँ, फिर आपको मैं हिंदी की टर्मिनोलॉजीज भी दूंगी। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे। जी मैम।
है ना। तो हाँ जी। इसमें क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, जो कि बहुत ही आजकल जो जर्नल्स पसंद किए जा रहे हैं कि जिनमें आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, जैसे यूजीसी जिन जर्नल्स के लिए कहती है, या फिर जो जर्नल्स जो हैं हायर एजुकेशन जो मानती है जर्नल्स को, वो जर्नल्स ऐसे होते हैं जिनका जो रिव्यूइंग प्रोसेस है वो अच्छा हो। तो यूजुअली ऐसे जो जर्नल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जर्नल्स दे फॉलो अ लैंग्वेज पैटर्न जो कि कॉमन हो, ठीक जी। है, फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल रीडर्स। ठीक है, नेशनल रीडर्स के लिए भी और इंटरनेशनल रीडर्स के लिए भी। जैसे जब कोई कोई ऐसा पब्लिकेशन होता है, बहुत से ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं जो फ्रांस से निकलते हैं, जो फ्रांस से निकलते हैं, तो फ्रांस के जो लोग हैं वो जो हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लैंग्वेज। तो वो लोग क्या करते हैं, डबल भाषा में जो है उसको लिखते हैं। डबल भाषा इन द सेंस कि जो एब्स्ट्रैक्ट भी लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है बहुत ही छोटे उसमें होता है, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में होता है, तो वो लिखेंगे, फ्रेंच में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक अच्छा जी। है ना। उसके बाद जो इंटरनेशनल, क्योंकि जो आज की जो पॉलिसी है ना, हाँ वो जी। ये है कि मैक्सिमम रीडर जिस चीज को पढ़ पाए, तो उसके लिए जो है वो लोग कॉमन लैंग्वेज जो मानते हैं वो इंग्लिश को मानते हैं। इंग्लिश को मानते हैं, बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश को मानते हैं, क्योंकि आप बाहर के देशों के लोग चाहे किसी भी भाषा को इंग्लिश समझेंगे, है ना। हमारी हाँ जी, हमारी बिल्कुल। जो हमारे नेशन में जितनी भी स्टेट्स हैं उसके लोग जो भी भाषा बोलते हो पर इंग्लिश को समझ जाएंगे, तो ये कॉमन होता है, ठीक है। पर एब्स्ट्रैक्ट की हिंदी होती है सार, ठीक है, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट ठीक की है। हिंदी होती है सार। उसके बाद जो सार है ना, आपके पूरे रिसर्च पेपर का जो सार है वो क्या हाँ जी। है, तो उसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं 250 शब्दों में, 250 शब्दों में या 250 से लेके जो मैक्सिमम लिटरेचर में, जैसे आपका संगीत का वो है, तो हाँ जी। उसमें मैक्सिमम जो जाता है वो 350, 400, 500 शब्दों से, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उसके अंडर ही रहना चाहिए, ठीक हाँ है। बिल्कुल, आप जो सार देंगे वो बिल्कुल आपका जो है बहुत ही छोटे फॉर्म में होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, हाँ, और मतलब कम बहुत ही, कम शब्दों में ज्यादा बात को कहना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। आप उसको कंक्लूड कर देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ सार। आगे अच्छा जी। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बस वो आगे तो फिर इंट्रोडक्शन परिचय ही हो गया उसका। हाँ, इंट्रोडक्शन, बाकी तो वो चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपनी थीसिस लिखते हैं तो इन बाकी शब्दों का भी इस्तेमाल आप करते ही हैं, उसमें परिचय कर हाँ। दिया आपने, क्या सामग्री का इस्तेमाल किया है अपनी रिसर्च मैम करने। आपने हाँ जी। यस, हेलो। ठीक मैम आपने ब्लाइंड रिव्यू बताया था, है, जी तो जी मैम जी। इसमें सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड मैंने कहीं पे रीड किया था, वो इसी में होता है या किसी और चीज के लिए होता है? ये जो ब्लाइंड रिव्यू होता है, ब्लाइंड रिव्यू का मतलब है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कि जो एक्सक्यूज मी ब्लाइंड, मैडम। एक्सक्यूज मी, आई एम आंसरिंग अ क्वेश्चन, आप उसके बाद पूछिएगा, ठीक है। तो जो ब्लाइंड रिव्यू होता है, वो ब्लाइंड रिव्यू होता है कि जहाँ पे ऑथर को नहीं पता होता है कि कौन रिव्यूअर है, कौन आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू कर रहा है। पर जब डबल ब्लाइंड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिव्यूअर को भी नहीं पता है कि ऑथर कौन है, ठीक है। सो व्हाट दे डू, ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं कि यूजुअली जो आपका पहला पेज होता है जिसमें आपके टाइटल, आपका नाम, आपके एफिलिएशन, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, वो रिव्यूअर को नहीं भेजे जाते हैं। रिव्यूअर को सिर्फ जो है वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट भेजी जाती है, ठीक है। सो भेजी जाती है, जहां पे फिर रिव्यूअर को ये नहीं पता चलता है कि आप किसने ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो फॉरवर्ड की है, वो सिर्फ रिव्यू करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द जर्नल, ठीक है। I hope your Rachna have answered your यस question. मैम। मैम Okay. इसमें फिर Yes. जी रचना, बस बोलिए। मैम इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? इसके कोई प्रॉब्लम, ये जर्नल की पॉलिसी होती है, इसमें कोई प्रो कॉन नहीं होता है। इसमें क्या प्रो कॉन हो सकता है, इसमें जर्नल की ओके। पॉलिसी होती है। जर्नल ये चाहता है कि हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हम छापें वो बेस्ट हो, मतलब वो हमारे रीडर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। और बायस से फ्री हो?
इसीलिए बायस फ्री हो, हाँ बायसेस फ्री हो, ठीक है। ओके हाँ तो क्या कहते हैं इसमें क्या प्रो कौन हो सकता है, कुछ भी नहीं, ये तो बेसिकली जर्नल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है रिव्यूअर उसको रिव्यू करता है, एंड जितना अच्छा रिव्यू होगा आपकी मैन्युस्क्रिप्ट उतनी अच्छी निकल कर आएगी, तो ऑथर के लिए भी अच्छा है दैट ही हैज रिटन अ गुड पेपर। पर इसमें 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं रचना। द कंडीशन इज दैट योर मैन्युस्क्रिप्ट इज जो है इट्स एक्सेप्टेड विदाउट एनी अमेंडमेंट्स, दूसरी योर मैन्युस्क्रिप्ट इज एक्सेप्टेड व्हेन यू डू द अमेंडमेंट्स, और दूसरी योर मैन्युस्क्रिप्ट इज टोटली रिजेक्टेड। ये 3 कंडीशंस होती हैं रिव्यू के बाद, ठीक है। यस मैम, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू मैम। वेलकम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड टेक केयर व्हाइल यू डू योर रिसर्च राइटिंग। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जो वॉइस है अपनी व्हाइल यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, अपनी जो वॉइस है वो आपको देखनी पड़ती है। वॉइस का मतलब ये होता है कि आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टोन में आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, इस चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूजुअली जो आपकी राइटिंग होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ही वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखते हुए होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए, और तीसरी एकेडमिक स्टाइल होना चाहिए उसका, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं, इट शुड हैव अ एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको जो जेंडर इश्यूज होते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में। जैसे फॉर एन एग्जांपल सम पीपल व्हाट दे डू कि वो ही लिख के कर देते हैं, कोई जनरल बात कर रहे होंगे तो ही लिख के कर देते हैं, तो दिस हर्ट्स द फेमिनिन सेंटिमेंट्स। सम पीपल दे राइट शी करके लिख देते हैं, तो इस दे हर्ट द मेल मैस्कुलिन सेंटिमेंट्स। तो इसमें सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप प्लूरल्स का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे दे का इस्तेमाल हो जाता है वहां पे जेंडर इश्यूज थोड़े से हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग समथिंग वेरी जनरल, ठीक है। अगर अपने रिसर्च पेपर में आप कोई जनरल बात कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आप किस वॉइस में जो है करेंगे, तो यूजुअली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा इट्स अ थंब रूल, इट्स नॉट अ थंब रूल, बट यूजुअली व्हाट द वॉइस इज व्हिच इज एक्सेप्टेड इन राइटिंग द रिसर्च पेपर इज अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप लिखते हैं। दूसरी चीज, आप कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड